नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विद्या मंदिर के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ के लिए या फिर एमएससी ज्योग्राफी कर रहे हैं उनको उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक होता क्या है कि जितने भी आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखोगे उनमें क्या होता है कि आपको सिर्फ टू द पॉइंट बताया जाता है और उनमें सिर्फ हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग बात की जाती है। जैसे बोला जाएगा कि गोल्डन एज ऑफ ग्रीक किसे बोला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छे से किसी भी पेपर की तैयारी करनी हो, भले ही वो आपका नेट जेआरएफ का हो या फिर आपका रेलवेज का हो या फिर एसएससी का हो, तो आपको क्या है कि पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ क्या होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो आप उसे इजीली टेकल कर पाएं। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट की करेंगे। कॉन्सेप्ट में से ही आपके है जो बाकी के क्वेश्चन निकल कर सामने आ जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन ध्यान देंगे या आप एक एक क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका दोस्तों क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अपना है जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम थॉट का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रीक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी ज्योग्राफी में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। द ग्रीक वर पायनियर इन मैनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। जो ग्रीक है वो पायनियर है, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज की ब्रांचेस ग्रीक्स के द्वारा ही उनका जो जन्म होता है। द पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक। उस पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ ग्रीक के नाम से जानते हैं। द बोरो मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, मैथमेटिक्स फ्रॉम द इजिप्शियन, कार्डियंस, सुमेरियन एंड असीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं एस्ट्रोनॉमी को लेकर, जियोमेट्री को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, जो कि हमारे इजिप्शियन ने या आप पूरा ग्रीक जो लोग थे उनके द्वारा ही जो डेवलप किए गए थे। द इजिप्शियन एंड सुमेरियन प्रीस्ट कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज अंडर द क्लियर स्काई एंड फर्टाइल लेवल्ड प्लेन। तो दोस्तों ये बताते हैं कि जो हमारे इजिप्शियन लोग थे, वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे, प्रीस्ट थे, या आप ज्योग्राफर बोलो, तो उन्होंने क्या किया कि टाइम टू टाइम उन्होंने जो हमारी कैलेस्टियल बॉडी थी उनकी जो मूवमेंट और पोजीशन थी उसको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहते थे। तो उन्हीं के साथ क्या है हमारी जो एस्ट्रोनॉमी का जन्म होता है। एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए फिर उन्होंने जियोमेट्री के फॉर्मूले दिए। जियोमेट्री को समझने के लिए उन्होंने जो है हमारे मैथमेटिक्स का जो जन्म होता है। हमारे जो इजिप्शियन लोग थे, ग्रीक्स लोग थे, वो जिस जगह के ऊपर रहते थे वो वहां पे जो आसमान था हमेशा ही साफ दिखाई देता था और वहां पे फर्टाइल प्लेन था। नाइल वैली के जो बैंक थे वहां पे हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड की सिविलाइजेशन फ्लरिश होती है। तो वहीं से हमारे जो ग्रीक्स हैं जो आते हैं। जो उनका रहने की जगह थी वो एक नदी के किनारे रहती थी और वो एक लेवल्ड, कहने का मतलब प्लेन एरिया था और फर्टाइल था। वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से की जाती थी। The geographical knowledge in the earliest age was, however, limited to countries and islands adjacent to Greek and the group of nations surrounding the Aral Sea. तो शुरू में जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज थी बहुत ही कम हुआ करती थी। हमें ये भी नहीं पता होता था कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं या आइलैंड है वो कौन कौन से। जो हमारे इजिप्शियन लोग थे उन्होंने एक सबसे पहला मैप जो प्रिपेयर किया था उसमें उन्होंने एंजियन सी को दिखाया था। तो जो हमारा एंजियन सी है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं, कौन कौन से ऐसे आइलैंड हैं, उनके रिगार्डिंग भी उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी। ऑल बियॉन्ड वाज वेग एंड इनफाइनाइट। और जो जितने भी उनके कॉन्सेप्ट थे वो अभी अस्पष्ट थे और उनको प्रॉपर जानकारी नहीं थी। ड्राइव्ड फ्रॉम दी harsh report which would be mixed up with the methodological fancies and fables। उस टाइम की जो हमारे पास जानकारी थी हमें सिर्फ यही पता होता था कि उन लोगों की काल्पनिक कहानियां कौन सी हैं और वो किस चीज में रुचि रखते हैं। इस विचार के साथ धीरे धीरे हमारा जो ज्योग्राफी है उसका जन्म होता है। द ग्रीक प्रोसेस्ड फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड
वर्सटैलिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, इनक्वांसिटिव नेचर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ माइंड। जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे उनका साइंस के प्रति जो उनकी रुचि बहुत ही ज्यादा थी, तो उनकी जो जितनी भी प्रतिभा थी बहुमुखी थी, और वो अपने नेचर को, जहाँ जो भी उनको नेचर वहाँ पे प्रोवाइड हुआ, नेचुरल कंडीशन को बहुत ही अच्छे से देखते थे। वो देखते थे कि इनके पीछे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, उनको जो उनके कॉज हैं वो देखते थे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारे जो ग्रीक लोग थे उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे आसमान में बिजली चमकती है वो एक दैवीय घटना नहीं है, उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण था। तो ये उनकी एक देखने का नजरिया था। वो जितने भी हमारे नेचर में, जहाँ हमारे संसार में जितनी भी घटनाएं घटती थी, वो उनके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन ढूंढने में लगे रहते थे। These quality of the character enable them to make acute observation of record of the peculiarities of their countries and part of the world they visited. Moreover, by the temperature, Greek were secretive, unlike Phoenicians who gave the observation scarcity. The location of the Greek, situated on both sides of the Indian Sea, was also conducive टू ज्योग्राफिकल स्टडी। जो हमारा ग्रीस कंट्री था, ग्रीक एक लोकेशन थी जो ग्रीक की, वो हमारे इंडियन जो समंदर था उसके दोनों साइड पे इसकी लोकेशन जो उनके मैप के ऊपर दिखाई जाती है। और ये एक बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे हाई लेवल के ऊपर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग स्टडी की जाती थी। The great diversity in the topography and the physical feature provided great impetus to growth of development of geography. जो हमारे ग्रीक में अलग अलग तरह के हमें ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें पहाड़ देखने को, माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर वैली, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स ने, इन्हीं सभी फिनोमिनास ने क्या किया, हमारी ज्योग्राफी को डेवलप करने में बहुत बड़ी एक हेल्प की। इन्हीं के सहारे है, जो इन्हीं के ऊपर खोज करते करते हमारा एक ज्योग्राफी थी जो वो फ्लरिश हो गई। In fact, Greece is a hilly and undulating country. Many of the peak become snow-capped in winter. भले ही हमारा जो ग्रीक था वो एक पहाड़ी एरिया है और अंडुलेटिंग एरिया है, वहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पीक्स हैं वो विंटर में, सर्दी के मौसम में बर्फ के साथ ढकी रहती है। Many of the river are mainly torrent which debouch from the hill into the coastal plains. जहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो कि अपना पानी लेकर हिली एरिया से चलना शुरू करती हैं और कोस्टल प्लेन में आकर वो खत्म हो जाती हैं। There are numerous stairs which penetrate in the land, making in the coastal highland intended, such as the coastal help in the development of the harbor and port. यहाँ ग्रीस में हमें बहुत ऐसी जो स्टेयर्स देखने को मिलती हैं जिन्होंने क्या किया कि ग्रीस का जो कोस्टल एरिया था उसे तोड़ फोड़ दिया और उसे एक कंगी नुमा फीचर की शक्ल दे दी, जिसने आगे चलकर क्या किया कि वहाँ पे जो हमारे हार्बर्स हैं और जहाँ फिर आप बोलो कि वहाँ पे सी पोर्ट का जो काम वहाँ पे होना शुरू हो गया। द केव प्रोजेक्ट इनटू द सी इंस्पायरिंग ट्रेड टू गो टू द नेबरिंग आइलैंड एंड नेशन। जो हमारे सी पोर्ट थे, इन्होंने क्या किया कि लोगों को इंस्पायर किया कि वो ट्रेड करें और वो सी रूट का यूज करें और अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड है, वहां तक वो ट्रेड करने जाएं। The Greek, living in such a physical setting, were able to make tremendous advantage in the knowledge of geography, geomorphology, climatology, oceanography। जो एक ग्रीस की लोकेशन थी वहाँ पे फिजिकल सिटिंग ही कुछ उसकी ऐसी थी कि उन्होंने क्या किया कि उसकी जो सिचुएशन थी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी ज्योग्राफी को डेवलप होने में, जियोमॉर्फोलॉजी को डेवलप होने में, क्लाइमेटोलॉजी को डेवलप होने में और ओशनोग्राफी को डेवलप होने में। More in the limestone topography in the mainland, many of the rivers would disappear, emerging once again from the subterranean forces। तो इसके अलावा जहाँ पे लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हम हिंदी में बोलते हैं अंधी घाटी का निर्माण हो जाता है। बहुत सी ऐसी रिवर्स होती हैं जो अपना माउंटेन एरिया को छोड़ जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं तो वो डिसअपियर हो जाती हैं और आगे चलकर फिर से अपीयर हो जाती हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, ज्योग्राफी को जन्म देने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन द फिनोमेना द ग्रीक स्कॉलर ट्राई टू स्टडी एक्सप्लेन द न्यूमेरियस हॉट स्प्रिंग एंड वोल्केनोज व्हिच आर कंसीडर्ड बाय द सम ऑफ देम एज
supernatural thing while other try to explain them the scientific reasons। तो इसके अलावा जहाँ पे हमें जो है एक वीकर एरिया है, हमारा जो ग्रीक है, ग्रीस कंट्री है, वहाँ वो एक वीकर एरिया है। वहाँ पे क्या है, टाइम टू टाइम वॉल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, वहाँ पे जो है भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, उन लोगों की सोच को झिझोड़ कर रख दिया। बहुत से लोग वहाँ उस टाइम ऐसे थे जो ये मानते थे कि ये एक दिव्य शक्ति है वॉल्केनो का फटना, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन थे उनको जानने के लिए टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते थे, उसको ऑब्जर्व करते रहते थे। इन्हीं सभी फीचर्स की वजह से है जो हमारे अंदर विचारों का जो एक भूकंप उठना शुरू हो गया, और वहीं से है जो हमारी एक साइंस का जन्म होना शुरू हो गया। बिटवीन द 5th and 3rd century BC, the Greek colonies were established in the different part of the Mediterranean Sea and Aegean Sea। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5वीं से लेकर 30 तक जो ग्रीक लोग थे वो एक कॉलोनी अलग अलग हिस्सों में जो हमारे थे, मेडिटेरियन सी था या ब्लैक सी था, उसके बीच उन्होंने अलग अलग टाइम पे जो अपनी कॉलोनी थी वो स्थापित कर ली थी। दोस्तों यहाँ पे जो ईएक्सन सी है वो ही उसी को हम आज प्रेजेंट टाइम में ब्लैक सी बोला जाता है। और ये हमारा क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है कि ईएक्सन जो सी है उसको प्रेजेंट टाइम में क्या बोला जाता है, जो या फिर ये बोला जाता है कि ब्लैक सी को जो ग्रीक लोग थे किस नाम से जानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है। इन द 5th century BC, Miletus, owing to its location and the colonies on the Aegean, because many center of geography inquiry। 5वीं शताब्दी में ही एक मिलिटस ये जगह का नाम है जी, एक प्लेस का नाम है। तो उसकी बात की जाती है कि वो हमारे था जो ईएक्सन ब्लैक सी के बिल्कुल पास था, और ये एक ज्योग्राफी इंक्वायरी के लिए बहुत बड़ा सेंटर बना। द अर्ली expedition of the Hono along the western coast of the Libya and the Alexander toward the east provided factual knowledge of the Greek about the distant land and their people। Establishment of the famous library at the Alexandria provide and the impetus to Greek scholar to know more about the phenomena of nature, place and peoples। तो दोस्तों यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो हमारा मिलिटस एक सेंटर था, उसने क्या किया कि ज्योग्राफी इंक्वायरी के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। उसके अलावा मिलिटस में ही है जो हमारी लाइब्रेरी म्यूजियम एक वहां पे डेवलप किया गया, बिल्टअप किया गया, जिसको अलेक्जेंड्रिया में है जो बनाया गया। तो दोस्तों इसी हमारे जो मेडिटेरियन और ब्लैक सी के आसपास का एक एरिया है जिसको हम अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानते हैं, वहां पे है जो लाइब्रेरी म्यूजियम एक बनाया गया। वहां पे बैठकर क्या करते थे, बड़े बड़े ज्योग्राफर थे जो एक अपनी बुक्स लिखते थे, अपनी पूरी की पूरी जो नॉलेज थी उसका एनालाइज करते थे। तो इसने भी हमारा जो ज्योग्राफी की नॉलेज है उसको इन्हांस करने में बहुत बड़ा योगदान। जहाँ पे ज्योग्राफर बैठकर क्या करते थे, वो नेचर के रिगार्डिंग स्टडी करते थे, प्लेस के रिगार्डिंग स्टडी करते थे, और जो अलग अलग प्लेसेस थी वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उसकी स्टडी करते थे। The scholar exchange their view and inquiries with the trade and navigators। जहाँ पे जो लोग काम करते थे, ज्योग्राफर जहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने व्यूज थे जितने, वो जो लोग यहाँ पे आते थे, दूर से यात्रा करके आते थे, उनके साथ अपने जो व्यू थे वो एक्सचेंज करते थे। वो लोगों से पूछते थे कि आप समंदर के रास्ते से आए हो, हमें बताओ कि रास्ते में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज पड़ते हैं, कौन से आइलैंड पड़ते हैं जो आपने देखे हो। अगर कोई सेलर उनको बता देता था कि हाँ जी रास्ते में सपोज करो कि हमें इंडिया पड़ा, तो वो पूरी इंडिया की जानकारी जितनी भी उनके पास होती थी वो इन ज्योग्राफर को दे देते थे, जो कि हमारे लाइब्रेरी म्यूजियम में काम करते थे। इट वॉज इट लाइब्रेरी म्यूजियम दैट Eratosthenes and Hipparchus made their scientific observation about the size, shape and circumferences of the earth। इसी म्यूजियम में बैठकर जो हमारे एक महान ज्योग्राफर हैं एरास्थनीज एंड हिपार्कस, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी जो इसी म्यूजियम में बैठकर बनाई थी, जहाँ रिकॉर्ड की थी। तो उन्होंने क्या किया कि धरती के साइज के बारे में, उसकी शेप के बारे में, और सर्कमफ्रेंसेस जो उसका पूरा कितना, उसका जो है इक्वेटर की दूरी कितनी होगी, ये पूरी की पूरी नॉलेज इन्होंने यहीं पे बैठकर गैदर की थी। तो दोस्तों आज हम एक ज्योग्राफर के बारे में स्टडी करेंगे साथ में। सबसे पहले हमारे जो ज्योग्राफर हैं वो है होमर। होमर इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी की जो है
स्टडी करनी स्टार्ट की थी और इनकी जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पे हमें ज्योग्राफी के रिगार्डिंग स्टडी मिलती है। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये सबसे पहले ऐसे ज्योग्राफर हैं जो कविता लिखते थे और कविता के रूप में ही ये हमारी ज्योग्राफी की नॉलेज को कविताबद्ध करते थे। होमर इज अ वेरी वेल नोन ग्रीक, जो एक महान ग्रीक थे, पूरी दुनिया या ग्रीक वर्ल्ड था उनको जानता था। ही वॉज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट ग्रीक पोएट। तो दोस्तों ये बताते हैं कि ये ग्रीक कंट्री के एक सबसे फेमस या एक महान कवि थे, कविता लिखते थे। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंड ओडेसी। तो दोस्तों इनकी दो बुक्स हैं जो अंडरलाइन की गई हैं, एक एलाइड और ओडेसी है, और दोनों ही ये हमारे यूजीसी में बार बार पूछी जाती है। These long epic poems describe the episode of the Trojan War and contain valuable information about the historical geography of the knowledge then known world। तो दोस्तों ये बताते हैं कि जो इनकी कविताएं हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ज्योग्राफी की रिगार्डिंग हमें जो स्टडी है इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। तो इनकी जो कविताएं थी उनमें जो ट्रोजन वॉर हुई थी 1280 से लेकर जो 1180 बीसी के बीच में हुई थी, पूरी का पूरा व्याख्यान है जो इनका कविताओं के रूप में उस ट्रोजन वार के बारे में हमें मिलता है। जब हम उस कविता को उस ट्रोजन वार के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरह के वहाँ के जो लैंड फीचर हैं उनके बारे में स्टडी करने को मिल जाता है। होमर डिवाइडेड अर्थ इनटू द 4 सर्कल फ्रॉम सराउंडिंग ऑल स्टडी बाय द ओशंस रिवर। होमर believed earth to be a place of the circular form surrounded by an one side of the oceans। तो जो होमर थे ये मानते थे कि जो हमारी धरती है एक सर्कल के रूप में है, एक प्लेट के रूप में है, जिसे क्या है कि एक साइड पूरी साइड से जो है ओशंस ने घेरा हुआ है। दिस स्काई विच इज कंसीव्ड एज अ सॉलिड कनकेव सरफेस। ये मानते थे कि जो हमारी आसमां है वो एक कनकेव सरफेस है। कनकेव जो होता है जैसे हमारा उत्तल लेंस होता है ना चश्मे का, तो उसको जो सी टाइप हो पूरा प्रॉपर उसको हम कनकेव बोलते हैं। तो ये बताते हैं कि जो हमारा आसमां है वो कनकेव सरफेस है। इनका मानना ये था, आपको पता है कि इनके पास पहले शुरू में इतने ज्यादा कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं होते थे, तब सैटेलाइट इंसान ने बाहर नहीं भेजी थी। तो ये क्या करते थे, एक पहाड़ी के ऊपर जाकर इन्होंने देखा कि जो हमारी धरती है जैसे अभी आज हमको दिखाई देती है कि आप किसी बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, वहां पे चले जाओ, आप देखोगे कि जहां तक आपकी नजर जाती है हमें फ्लैट एरिया में धरती ही धरती दिखाई देती है। तो वही बात इन्होंने देखकर, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जिस ग्रीक कंट्री में ये रहते थे वो एक फ्लैट एरिया था, तो उसी को देखकर इन्होंने बताया कि धरती एक फ्लैट एरिया है, फ्लैट डिस्क के जैसे है। जब इन्होंने इधर उधर जाकर अपनी नेबरिंग कंट्री का डाटा इकट्ठा किया तो इन्होंने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारा वाटर बॉडी है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी कंट्री है, क्योंकि इनके पास एक ही कंट्री ग्रीक कंट्री का ही डाटा होता था, तो इसीलिए इन्होंने पूरे ग्रीक को ही वर्ल्ड मान लिया। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो वर्ल्ड है उसको वो ओशियन ने घेरा हुआ है, और जब ये पहाड़ी पे चढ़कर हमारे आसमान के ऊपर देखते हैं तो जहाँ पे हम खड़े होते हैं आसमान हमें सबसे ज्यादा ऊंचा वहीं पे दिखाई देता है, और जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं हम देखते हैं कि आसमान जाकर जो है हमारी धरती को छूने लगता है। इसी स्टडी को इन्होंने बताया कि धरती है जो हमारी एक फ्लैट रूप में है और आसमान एक कनकेव सरफेस है जो कि सॉलिड है। These पिलर आर इन द चेंज ऑफ द एटलस माउंटेन। इन्होंने बताया कि जो हमारा आसमां है वो एक पिलर के सहारे खड़ा है, जिसको इन्होंने एटलस माउंटेन बोला। एटलस माउंटेन हमारा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि ग्रीस उस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास ही पूरा देखा जाता है। तो इन्होंने यहाँ की स्टडी की तो इन्होंने देखा कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उस टाइम का जो इन्होंने देखा उनको एटलस लगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि आसमां है जो पूरा माउंटेन हमारा एटलस है, एटलस माउंटेन के सहारे खड़ा है, जिसको इन्होंने एक पिलर बताया। इट इज द represently stated in the Homeric poem that the sun rose out of the ocean stream and again sink in the same at the setting। तो ये इन्होंने अपनी कविता में बताया कि जो हमारा सूर्य है समंदर से ही उदय होता है और समंदर में ही सनसेट हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब था, जो मैंने आपको बताया कि इनको एक छोटा सा एरिया जो इनको ग्रीक वर्ल्ड था उसी की स्टडी थी, इनके पास पूरी उसी का डाटा था, उसी को इन्होंने घूम फिर के देखा था। तो इन्होंने देखा कि जो सूर्य है वो समंदर से ही बाहर निकलता है और समंदर में ही डूब जाता है। However, it is carried back in the point of which it was the start afresh on the course on in his day ever trouble himself। दोस्तों ये है हमारा एक
मैप जो उन्होंने अपने टाइम में प्रिपेयर किया था। होमर डिस्क्राइब द 4 विंड कमिंग फ्रॉम द 4 डिफरेंट डायरेक्शन। तो आगे दोस्तों होमर बताता है कि उस टाइम के पास उनकी जो 4 विंड थी वो अलग अलग डायरेक्शन से आती थी, काम करती थी। सबसे पहली थी वोरस, VORES, वोरस वॉज द नदर्न विंड स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विद क्लियर स्काई। वोरस विंड वो विंड होती है जो हमारी नॉर्थ साइड से, नॉर्थ डायरेक्शन से आती है, जो बहुत ही ज्यादा ठंडी और स्ट्रांग होती है, और जो जब आती है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है। दूसरी है हमारा इरस, EURUS, इरस। तो दोस्तों यहाँ आप इस हिसाब से याद कर सकते हो। इरस जो है ई से शुरू होता है और जो हमारी है जो ईस्ट साइड से ही आती है, तो ईस्ट साइड से आने वाली विंड है जो इरस होगी। यूजीसी नेट में आपको क्या होगा कि 4 है जो विंड्स के नाम दिए जाएंगे और 4 ही डायरेक्शन दी जाएंगी। तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विंड कौन सी डायरेक्शन से आती है, तो आप वहां पे आपको इजी हो जाएगा। आप ई के साथ ई को कंपेयर करना, मिला लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इरस विंड है वो ईस्ट से आती है। तीसरी है आपकी नोटस। नोटस वाज द साउथ विंड ऑन द फ्रंट ऑफ द नोटस वाज द साउथ विंड ऑन द फ्रंट ऑफ एन एडवांसिंग स्टॉर्म वेट एंड समथिंग वॉलेट। जो हमारी साउथ से आने वाली विंड है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के साथ आती है, तेज आती है, स्ट्रांग होती है, खतरनाक होती है, और दूसरा वो वेट होती है, और तीसरा वो सुगंधित भी होती है, और वो एक आंधी के रूप में आती है। और फोर्थ नंबर पे आपकी आती है जेफरिस। जेफरिस वाज द ईस्ट विंड डेटेड ब्लेमी विद गेल फोर्सेस। तो यहाँ पे डेडेड का मतलब होता है खतरनाक, ब्लेमी का मतलब होता है सुगंधित, और जो हमारी गेल है उसको बोलते हैं आंधी। तो ये बताते हैं कि जो हमारी जेफरिस जो विंड है जो हमारी वेस्ट साइड से आती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, वो भी सुगंधित होगी, और वो आंधी के रूप में आएगी। तो दोस्तों आगे बताते हैं कि होमर इज नॉट फैमिलियर विद द यूरोप एंड एशिया। जो होमर था मैंने आपको बताया कि ये पूरा ग्रीक वर्ल्ड को ही जानता था, इसके आगे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे लाई करती है, इनको कुछ भी जानकारी नहीं होती थी। तो ये बताते हैं कि होमर was not familiar with the term Europe and Asia, but at some later time the Europe was applied to the shore of origin toward the setting sun, and Asia is applied as the shore toward the rising sun. In the origin of these name, however, not certain. तो ये हमारे होमर जो महोदय थे इनको क्या है कि यूरोप और एशिया की कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ टाइम बाद इनको जो जोग्राफर थे जो ग्रीक के, उनको क्या है कि यूरोप और एशिया का पता चल गया। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा इन्होंने बताया कि जो हमारा सन है वो एशिया से तो राइज करता है, और यूरोप जो है हमारा वहां पे आकर ये सनसेट हो जाता है। इससे ज्यादा इनको आगे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप डे टू डे ये हमारी थॉट का जो जितने भी चैप्टर हैं वो यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। मैं कमेंट जो है ओपन कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, जहाँ आप चाहते हो कि कुछ पढ़ाने का जो मेथड हो कुछ और हो, जहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।